हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और पिछले सेशंस में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ रिएक्शंस को कवर किया था और अभी बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। अगर बात करें कार्बोक्सिलिक के फिजिकल प्रॉपर्टी की तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डाइमर के फॉर्म में। आइए बात करते हैं डाइमर होता क्या है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दूसरे कार्बोक्सिलिक के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव और इस कार्बोक्सिलिक का ये हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, इसका हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन डेल्टा निगेटिव। इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये एसोसिएट करके डाइमर बनाते हैं। क्लियर है? तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और अगर बात करें पहले पैराग्राफ की तो लिखा हुआ है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे की बात करते हैं। द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड एंड आर प्रैक्टिकली अडरलेस ड्यू टू देयर ओन वोलेटिलिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है बॉइलिंग पॉइंट की और सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो ये डाइमर बनाते हैं, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड या कीटोन से ज़्यादा होगा। इवन ये अल्कोहल से भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कंपैरिजन करने को आए, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल हो, एक एसिड हो, एक एल्डिहाइड हो, एक ईथर हो, एक एल्केन हो, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो कार्बोक्सिलिक का आएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए लिखते भी हैं, यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन and even alcohol of comparable molar mass. This is due to more extensive association of carboxylic acid molecule through the intermolecular hydrogen bonding. इनके बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाते हैं और ये डाइमर बनाते हैं। किस फॉर्म में? वेपर फेज में और अप्रोटिक सॉल्वेंट में। लिखा हुआ है इट फॉर्म्स अ डाइमर इन द वेपर एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। देखिए, अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा है, ठीक है, छोटे कार्बन का है, तो बढ़िया सॉल्युबल होगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ देखिए बिल्कुल बनाया हुआ भी है। ये ऑक्सीजन है, ये इसके दोनों हाइड्रोजन हैं और ये दोनों हाइड्रोजन एक इस वाले कार्बोक्सिलिक से जुड़ा है, एक इस वाले कार्बोक्सिलिक से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन इस कार्बोक्सिलिक के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मतलब ऑक्सीजन की तीनों पार्ट्स लाइक एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, ये तीनों एसोसिएट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो ये सॉल्युबल हैं। बट एक प्रॉब्लम आती है, ये जो आर है, आर का मतलब हाइड्रोकार्बन, और ये हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो जैसे जैसे आप कार्बन चेन बड़ा करोगे उतना अच्छा ये सॉल्युबल नहीं होगा। क्लियर है? तो ये इसके बात हो गई सॉल्युबिलिटी की। यहाँ पे पूरी आपको डिटेल दी गई है। सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. The solubility decreases with increase in number of carbon atom. Higher the carboxylic acid are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of the hydrocarbon part. Clear है? फिर आगे ये कुछ डिटेल देते हैं बेंजोइक का। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शंस पे। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर के केस में कि अल्कोहल के पास ये जो एसिडिक हाइड्रोजन होता था, अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो ये इसे रिप्लेस करके एल्कोक्साइड आयन बनाता था। याद आया? तो अगर हम यही कार्बोक्सिलिक का एसिडिक हाइड्रोजन ले लें तो क्या होगा? अगेन वही काम होगा। सोडियम क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा और हमें ये सोडियम एसीटेट मिल जाएगा। देख सकते हो आप, सोडियम कार्बोक्सिलेट।
थोड़ा मैंने गलत बोल दिया है, दिस इज सोडियम कार्बोक्सिलेट इसे बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं NaOH के साथ। NaOH का काम भी वही है, क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा। ध्यान से देखिए, ये OH है और हमने लिया NaOH। NaOH में Na+OH- ये इसको निकालेगा जब, तो क्या बन जाएगा, RCOO- Na+, साल्ट बन गया, और ये वाटर, देख सकते हो आप, वी हैव वाटर एंड दिस वन। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये एक प्रकार का टेस्ट भी है, यहां भी वही काम होगा। क्या होगा, ये H जाएगा, ये H निकालेगा, Na यहाँ आएगा, तो बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, और क्या बनेगा, H के साथ कंबाइन होकर H2CO3 बन जाएगा। आपको पता है इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H2O और CO2 के फॉर्म में, देख सकते हो आप। तो सिंपल सी बात ये है कि जब हम कार्बोक्सिलिक लेते हैं और इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो हमें CO2 मिलता है। अगर वही आप अल्कोहल ले लोगे तो ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, तो कभी कभी इसे हम डिस्टिंग्विश करने के भी काम में लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक अल्कोहल इन्वॉल्व हाइड्रोजन with electropositive metal form a salt with the alkalis similar to phenol. However, unlike phenol, they react with weak base such as carbonate and hydrogen carbonate to evolve CO2. This reaction is used to detect the presence of carboxylic group in organic compound. ठीक है, तो जहां कार्बोक्सिलिक होगा NaCO3 से कराएंगे, CO2 का एलिमिनेशन होगा, तो ये बता देगा कि यहां पर कार्बोक्सिलिक अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझते हैं क्या है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है डिसोसिएट होता है वाटर में, तो आपको पता है ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा यार, RC डबल बॉन्ड OH को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा RCOO- और क्या बनाएगा H+। बोलो, वाटर में जाएगा तो H2O के साथ ही H3O+ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे H3O+ भी कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। देखिए, अगर बात करें H2O का, तो H2O अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर इसको दे रहा है, तो ये हो जा रहा है H3O+। ठीक है, और ये क्या बना दे रहा है, RCOO- ऐसे। अच्छा, यहां पर एक आपको काम की चीज भी मिलेगी। देखिए, अगर हम RCOH को RCO- से कंपेयर करें तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। जब भी कभी हाइड्रोजन का लॉस होता है किसी स्पीसीज से तो उसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, और जब हाइड्रोजन का गेन हो जाए, जैसे यहां से यहां पर देखिए गेन हो रहा है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब देखिए, ये एसिड था, एसिड बनाया कॉन्जुगेट बेस, और बेस क्या बना देगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अच्छा, खास बात यह है कि जो मुझे कार्बोक्सिलेट आयन मिला है, ये वाला, ये रेजोनेंस भी शो कर रहा है, और आपको पता है जब रेजोनेंस शो करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाएगा। तो देखिए कैसे बनाएगा, ये O यहां डोनेट करेगा, CO ब्रेक कर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, मैं यहां लिख देता हूं इसे इसी के नीचे, ये आपका मिला RC डबल बॉन्ड O की जगह O- और यहाँ डबल बॉन्ड O। अच्छा, इसको और इसको अगर आप कंपेयर करो तो सब कुछ सेम है, ऑक्सीजन पे निगेटिव उस पे भी है और यहाँ पे भी है, C डबल बॉन्ड O वहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं आइडेंटिकल रेजोनेंस फॉर्म, और आइडेंटिकल वाले इक्वल स्टेबिलिटी शो करते हैं, और ये इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं हाइब्रिड में।
ये जो टर्म्स है इक्वल, कंट्रीब्यूशन या हाइब्रिड, ये सारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है जो रेजोनेंस से जुड़ी हुई है। अगर आपको रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा ईयर 11 में तो आपको ये आई थिंक आता होगा, और नहीं आ रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। एक बार जैसे ही हम क्लास 12 की ये NCERT लाइन बाय लाइन कवर करेंगे तो इसके साथ साथ जो बेसिक ऑर्गेनिक है, जो जनरल ऑर्गेनिक है, जो स्टीरियो आइसोमर है, उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो हैं आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल की स्टेबिलिटी होती है इक्वल, ठीक है। तो इक्वल स्टेबिलिटी है, तो ये दोनों हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो हाइब्रिड बनता है, देखिए हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। किसी भी कंपाउंड का अगर हाइब्रिड बनाना है ना, तो बेसिक कनेक्टिविटी को आप चेंज मत करिए, बेसिक कनेक्टिविटी ऐसे ही रखिए। अब देखिए जहां पर चार्ज हो, जैसे आप स्ट्रक्चर 1 में देखिए इस ऑक्सीजन पे निगेटिव है, तो मैं इसको यहाँ पर डेल्टा निगेटिव लिख देता हूँ, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, दिस इज डेल्टा निगेटिव। स्ट्रक्चर 2 में ये वाला ऑक्सीजन पे निगेटिव आ रहा है, तो इसे भी मैं डेल्टा निगेटिव लिखा देता हूँ। अब डबल बॉन्ड की पोजिशनिंग देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो मैं डॉटेड लाइन से इसको दिखाऊंगा ऐसे। तो ये जो डॉट लाइन है ना, ये बताता है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और जो डेल्टा दिखा रहा है वो दिखाता है पार्शियल चार्ज को। किसी भी कंपाउंड का जो हाइब्रिड बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक और दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड था, ठीक है, मुझे इसका हाइब्रिड बनाना है, तो सबसे पहले आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये निगेटिव यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, तो ये बनेगा O निगेटिव और यहां डबल बॉन्ड। इस बार ये फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां कार्बन पर निगेटिव है, यहां ऑक्सीजन पे निगेटिव है। तो जब अनइक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल RS, ठीक है, नॉन आइडेंटिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और ये इक्वली कंट्रीब्यूट अप नहीं करेंगे, हमें रूल्स लगाना पड़ेगा कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा हाइब्रिड में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव होना ज़्यादा अच्छी बात है कार्बन के कंपैरिजन में। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूटर है। और अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैंने कहा बेसिक बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी सेम रहेगी, उसे चेंज नहीं करेंगे। तो मैं बेसिक बॉन्डिंग को ऐसे लिखता हूं, ये लीजिए लिख दिया। अब जो चार्ज जहां पर है उसको मेंशन कर दीजिए। देखिए इस ऑक्सीजन पे निगेटिव है तो निगेटिव, इस कार्बन पे निगेटिव है तो निगेटिव। डॉट लाइन भी देखिए, डबल बॉन्ड CO पे है तो डॉट डॉट डॉट, कार्बन पे भी है तो डॉट। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये बहुत काम का है, इसे मैं अपने तरीके से सिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अपने तरीके से सिखाता हूं आपको। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एसिड है HA। HA जब डिसोसिएट होगा तो बनाएगा H++A-। आपको पता है किसी एसिड से जब प्रोटॉन निकालते हैं तो जो बनता है उसे कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो ये जो A- है इसे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इसके लिए अगर मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट K लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कंसेंट्रेशन ऑफ H+A- डिवाइड बाय HA। यहां से एक बात आपको ये मिली कि K H+ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप जानते हो कोई स्पीशीज प्रोटॉन अगर दे रहा है तो जितना ज़्यादा प्रोटॉन आएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो मैं यहाँ एक बात लिखता हूँ कि अगर H+ ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाई, और आप जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ और H+ K के डायरेक्टली, तो K भी हाई होगा। K हाई होने का मतलब है pKa लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि pKa क्या होता है? -log Ka, ठीक है।
तो अगर K बढ़ेगा तो pK कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बात लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन अगर आपको करना है तो K हाई होना चाहिए और pK कम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए यही बात लिखी हुई है, हमसे ये दिया हुआ दैट इज H+, तो K H+ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिए फार्मूला भी है और यहाँ पर हर चीज़ वही लिखी गई है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK, ठीक है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है, दो एसिड है, एक है Ha1 और एक है Ha2। सबसे पहले आप इनको डिसोसिएट करिए, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये जो A1 निगेटिव और A2 निगेटिव हैं, ये हमारे कॉन्जुगेट बेस हैं। ये क्या है? हमारे कॉन्जुगेट बेस हैं। दिस इज कॉन्जुगेट बेस, मतलब हमें एसिड से उसका प्रोटॉन निकालना है और बना लेना है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बनाने के बाद आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी का, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसी को मैं एनायन भी यहां लिख देता हूं। सपोज करिए मेरा A1 ज़्यादा स्टेबल है, सपोज करिए कि मेरा A1 जो कॉन्जुगेट बेस था वो ज़्यादा स्टेबल है A2 से। अच्छा, स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे यहाँ पर? एक तो भाई रेजोनेंस, अगर किसी में रेजोनेंस है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मान लो A1 में रेजोनेंस था, A2 में नहीं था, तो A1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और उसका जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, अभी हम इन्हीं दोनों पे बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट दो होगा, एक होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ। तो अगर कोई मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं एनायन के साथ तो वो इसको स्टेबल करेगा, और स्टेबल अगर हो गया तो उसका पेरेंट एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैंने कहा कि मान लीजिए A1 निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है तो Ha1 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन Ha2, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। अब डोनेटिंग और विड्रॉइंग क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। डोनेटिंग जनरली आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और विड्रॉइंग जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या साथ ही साथ ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए मोस्टली। तो यहां पर देखिए आपको मिलेगा ये चीज, देखिए जब आपने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया एसिड का H निकालने के बाद, तो यहां देखिए लिखा हुआ है अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लगा देंगे तो ये इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा और डोनेटिंग वाला क्या करेगा? अनस्टेबलाइज करेगा। देखिए ऐसे समझा करो, किसी पर चार्ज जब भी आए किसी स्पीसीज पे, तो चार्ज को ऐसे समझो कर्जा जैसा है। तो अगर कोई मेरे से कर्जा अपना खींचे, कर्जा कम करे मेरा, तो मैं स्टेबल होऊंगा। अगर कोई वही बढ़ाए मुझ पे, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक अ कर्जा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बन से, इस ग्रुप से, तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये निगेटिव कम होगा। तो निगेटिव कम हुआ तो बोझ कम हुआ, बोझ कम होगा तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो इसका एसिड स्ट्रांग होगा। अब डोनेट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो निगेटिव बढ़ेगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, इसीलिए वो क्या है? अनस्टेबल है। तो जब भी कभी आपको कंपेयर करना हो स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो सबसे पहले क्या करिए? उसका प्रोटॉन निकालिए। कौन सा प्रोटॉन पहले निकलेगा? ऐसा वाला जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, उसको निकालिए। उसके बाद उसका जो कॉन्जुगेट बेस बने उसको स्टेबिलाइजेशन उसका चेक करिए। अगर विड्रॉइंग लगा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, डोनेटिंग लग गया तो कम।
या अनस्टेबल। यहां देखिए दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं उनका एक ऑर्डर दे दिया है। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत काम का है। बहुत से टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं -i या +i वाले, काम उतना ही आना है जो NCERT में है। अगर आपको ये याद है तो, बाकी नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको ज़रूर आपको आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो विड्रॉइंग होगा वो होगा CF3 कार्बन टेट्राफ्लोराइड, फिर NO2 आता है, फिर CN आता है। इसको ऐसा कुछ आप निमोनिक्स बनाइए कि याद हो जाए आपको। ये वाला तो ईजी है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में फेनिल मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। आप देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, हमें कंपैरिजन करना है। इस कार्बोक्सिलिक के पास 3 CF3 हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। देन CCl3, फिर CHCl2 आया है, उसके बाद क्या आया है NO2, फिर और लास्ट में क्या है SCN। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसके ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, इसलिए सबसे ज़्यादा है। यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ ब्रोमीन है, फिर ये HCOH है, फिर ये क्लोरीन है। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्या है, आपको CH2 2 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही CH2 है। तो ये डिस्टेंस के साथ भी घटता है इफेक्ट। ठीक है, जो इंडक्टिव होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जितना पास होगा उतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जितना दूर जाएगा उतना कम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज फेनिल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ अ करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कंट्री टू डिक्रीज द एक्सपेक्ट ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए यहाँ पर हमें विनाइल ग्रुप मिल गया है, तो विनाइल क्या करता है भाई, रेजोनेंस कराएगा। रेजोनेंस करेगा तो ये ब्रेक करके ये कार्बोक्सिलेट एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, इनको कंपेयर करना है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए कार्बोक्सिलिक सब में है, सबका H निकाल के एनायन बना लीजिए। अब यहां देखिए NO2 क्या है, एक विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज अ विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या है, नॉर्मल है ना, तो विड्रॉइंग है, कुछ नहीं लगा हुआ है। यहां थोड़ा मिसप्रिंट है। क्यों मिसप्रिंट है? देखिए नाम क्या लिखा है, 4-मेथॉक्सी बेंजोइक, और यहाँ दोनों पे बेंजोइक लगा हुआ है, मतलब कार्बोक्सिलिक लगा है। इसे आप क्या करिए, OCH3 कर लीजिए। ये ऐसे है, COOH रिंग, और यहाँ OCH3, ये है। ठीक है, दिस इज 4-मेथॉक्सी बेंजोइक। हमारे पास एक ये है, एक बेंजोइक है, और एक क्या है, नाइट्रो वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा, नाइट्रो वाला। क्यों? क्योंकि विड्रॉइंग है, तो नंबर 1। फिर ये वाला आएगा, क्यों? क्योंकि इस पे डोनेटिंग है ही नहीं और विड्रॉइंग भी नहीं, न्यूट्रल है। और यहाँ डोनेटिंग है, ये लोन पे डोनेट करता है, ये एक डोनर है, तो ये नंबर C है, यानी 3rd वाला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 3rd। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड NO2, फिर बेंजोइक, और लास्ट में मेथॉक्सी वाला। देख सकते हो आप pKa, द लोवेस्ट pKa किसके लिए है, NO2 वाले के लिए, फिर ये वाला है, और लास्ट में ये आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शंस पे। चलिए बात अगर इसकी की जाए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की, तो करना कुछ नहीं है आपको। देखिए हमारे पास 2 एसिड हैं, दोनों इथेनोइक हैं, सेम है, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने P2O5 ले लिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, साथ में H+ ले लीजिए, या हीट, या P2O5 ले लीजिए, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट करेगा क्या भाई, वाटर का लॉस कराएगा। तो वाटर का लॉस कैसे होगा, यहाँ से देखिए OH और H निकाल दीजिए, OH और H निकाल दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, वही बनेगा एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये है और एक मान लो मेरे पास ये है, मैं इनको P2O5 के साथ हीट कर रहा हूं, बताइए क्या बनेगा। क्या करना है, वाटर का लॉस करा दो यार, OH और H निकाल दो, क्या बन जाएगा, ये ले लीजिए, बन गया एनहाइड्राइड। देखा। नेक्स्ट आते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन की ट्रिक आपको बता देता हूं, फिर मैकेनिज्म भी, क्योंकि मैकेनिज्म दिया हुआ है। देखिए, एस्टरिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। जब मान लीजिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक है और यहां हमने ले लिया अल्कोहल, दिखा, करना कुछ नहीं है, इसका OH और अल्कोहल का H निकाल दीजिए, वाटर का लॉस करा दीजिए। फिर से सुनिए, मैंने किसका OH निकाला है, कार्बोक्सिलिक का, और अल्कोहल का क्या निकाला है, हाइड्रोजन। इसको निकालिए, जो बनेगा वो एस्टर हो जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड OR डैश। मान लो मैं इस O को अगर रेड कर दूं या येलो कर दिया तो ये वाला अल्कोहल का है, दिखा, तो ये बन गया एस्टर। ये कभी कभी आपको पूछ लेगा, कहेगा बताइए कौन सा ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, है ना, तो ऐसे आपको परेशान कर सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कौन सा ऑक्सीजन निकल रहा है, कौन सा आ रहा है। तो अल्कोहल का OR जुड़ता है, OR डैश, और कार्बोक्सिलिक का OH निकलता है। देख सकते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड आर एस्टरिफाइड विद द अल्कोहल और फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड सच एज कंसंट्रेटेड H2SO4 और HCl एज अ कैटलिस्ट। देखिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मैं पढ़ देता हूं, समझा भी देता हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होगा, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होता है, लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन H+ को देता है। अब प्रॉब्लम यह है कौन सा देगा, ये वाला या ये वाला। तो ध्यान से देखिए होता क्या है, जो नीचे वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेटेड है, वो तो नहीं देगा, तो यही नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये दे देगा ऐसे। तो यहां पे हमें ऐसा कुछ मिलेगा, C डबल बॉन्ड O+H और यहां पर OH। बोलिए, देखिए ऐसे दिख रहा है। अब इस कार्बोक्सिलिक से जो OH जुड़ा हुआ है पॉजिटिव वाला, वो अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ गई। तो अब हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है ROH, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या, इसी कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो यहां देखिए आपको पूरा वही दिख रहा है ना। अब क्या होगा, अब देखिए इस कार्बन पे आ रहा है, इस ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस H को निकालते हैं, तो ये OR हो गया, क्लियर है। अच्छा, जैसे ये H निकला, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हो गया OH+। ठीक, यहां वाला स्टेप मैं यहां लिखता हूं, देखिए कुछ इस तरीके से है। अब देखिए होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाटर का लॉस हो जाएगा। तो जब वाटर का लॉस होगा तो क्या बनेगा, RCOR डैश, यहाँ डबल बॉन्ड O+H। बाद में क्या होगा, ये H निकल जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमें क्या मिला, एस्टर। देखिए दिस इज द एस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि दिया हुआ है, न देता तो मुश्किल था। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2 कार्बोक्सिलिक के साथ। देखिए कार्बोक्सिलिक के साथ जब इन तीनों की रिएक्शन होती है, तो मैं एक तरीका आपको सिखा देता हूं, मैं एक तरीका ये सिखा देता हूं।
ध्यान से देखिएगा, कुछ भी हो, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक है और इन तीनों की रिएक्शन हो रही है, चाहे वो SOCl2 हो, चाहे वो PCl3 हो, चाहे वो PCl5 हो, ये OH हटेगा, क्लोरीन तीनों दे देंगे, सब में क्लोरीन इसको सब्सटीट्यूट करेगा, तो SOCl2 का जो प्रोडक्ट बनेगा RCOCl। अच्छा, दिमाग से सोचो बाई प्रोडक्ट क्या बन सकता है। देखो, SOCl2 से एक क्लोरीन निकला, OH की जगह आया तो Cl लग गया, अब इसके पास एक क्लोरीन अभी बचा हुआ है और यहाँ पे OH निकला हुआ है ना। ऐसे सोचो, इसका OH, इसका SOCl, ऐसा कुछ। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, H को Cl के साथ और SO2 बाहर, तो देखिए SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट है ना। ऐसे ही PCl3 के साथ देखिए क्या होगा, क्लोरीन आएगा, इस OH को हटा देगा तो RCOCl हो जाएगा और बाद में इसके पास 3 फास्फोरस बचे रहेंगे तो H3PO3 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है PCl5, यहां भी वही काम करना है, OH हटाइए, क्लोरीन लगाइए, PCl3 और HCl मिल जाएगा बाई प्रोडक्ट। देखिए, बाई प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दे देगा, कहेगा बताइए हमारे पास एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे हमें कार्बोनिल क्लोराइड बनाना है, तो कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी एक को ले सकते हो। ठीक है। The hydroxyl group of carboxylic acid behave like that the alcohol and easily replace the chlorine atom on treatment. PCl5, PCl3 and thionyl chloride is preferred because the other two products are gaseous and escape the reaction mixture, making the purification of the product easier. ठीक है, तो काम का दिया हुआ है। यहाँ पर SOCl2 वाले को आप अच्छे से प्रेफर कर सकते हो क्योंकि SO2 गैस बाहर हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक का एमीन के साथ। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक लिखा पहले ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर हमने एमीन को भी ऐसे लिख दिया NHHH लिख दिया। अब क्या किए, हमें प्रोडक्ट बनाना है तो वाटर का लॉस करा दीजिए। देखा, कार्बोक्सिलिक का OH हटेगा और क्या, इसका अमोनिया का हाइड्रोजन, तो जैसे ही वाटर का लॉस होगा बनेगा क्या, RCONH2 अमाइड बन जाएगा। भाई क्या बात क्लियर आई, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक सीधा बनाता है अमाइड इफ यू आर गोइंग टू ट्रीट देम विद अमोनिया। ऐसे ही बेंजोइक है तो COH हटाइए, CONH2 लाइए। देखा, इस तरीके से इसको समझते हैं। इस पेज में यही दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इस रिएक्शन को समझते हैं। जब अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन हुई तो क्या मैं दोनों पे CONH2 ऐसे लगा दूं और यहां भी लगा दूं, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप इसको हीट करोगे, देखो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे समझा देता हूं क्या हो रहा होगा। ये ऐसे है, देखा, तो होता कुछ नहीं है, इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे आएगा, इसको बाहर करा देगा जब ये रिवर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जब पॉजिटिव आएगा तो एक हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखिए देखा, अब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा H निकाल के, तो देखिए NHCOCO, कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास मिलता है थैलेमाइड। सिंपल थिंग इज दैट यू हैव टू एलिमिनेट अमोनिया। अगर आप थैलेमाइड को, नहीं ये थैलेमाइड नहीं है, ये वाला है, ठीक है, तो यहां से अगर आप अमोनिया का एलिमिनेशन कराओगे तो हमें ये मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं,
रिडक्शन पे बात करें अगर रिडक्शन की, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको पता है अगर कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या B2H6 फिर हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। एसिड जब भी किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी LiLH4 के साथ आएगा तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। NaOH CO के मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम, और ये क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ CO2। तो देखिए आपके पास RCONA था, आपने क्या किया? CO2 निकाल दिया, तो बचा क्या? सिर्फ R के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, तो एल्केन मिलेगा। जैसे मान लो मेरे पास है CH3COO -Na+, ऐसे मैंने क्या किया? इसकी रिएक्शन NaOH CO के साथ कराई, सोडा लाइम, और हीट भी करा दिया। तो बोलिए क्या होगा? ये CO2 निकल जाएगा, बचा क्या? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH3 विद हाइड्रोजन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज CH4, तो हमें एल्केन मिला, ठीक। दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम कोल्बे की इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अगला है HVZ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल-वोल्फार्ड जेलियंस्की, हेल-वोल्फार्ड जेलियंस्की, ठीक है। HVZ क्या है खास बात इसकी? इट इज अल्फा हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा हेलोजिनेशन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर halogenated at the alpha position on treatment with the chlorine or bromine in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha carboxylic acid। देखिए RCH2COOH, ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया? Cl2 ले लिया मान लो, और यहाँ ले लिया रेड फास्फोरस, और यहाँ ले लिया H2O। अब कार्बोक्सिलिक का नेबरिंग कार्बन होगा अल्फा, अल्फा से एक हाइड्रोजन कम करिए और लगा दीजिए इसी हैलोजन को, तो मिलेगा RCHCl, और यहाँ कार्बोक्सिलिक मिल गया आपको, अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ HVZ रिएक्शन। लास्ट है इस पूरे चैप्टर का, रिंग वाला, इजी है, पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए कह रहा है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज अ डीएक्टिवेटर एंड मेटा डायरेक्टिंग। बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो ऐसा दिखेगा कुछ। क्या ये डबल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा रिंग से? तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं? डीएक्टिवेटर होते हैं, और क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टर होते हैं। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करेंगे, तो इस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आएगा NO2+। तो NO2+ एक बार आर्थो पे, सॉरी एक मेटा डायरेक्टर है तो केवल मेटा पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखते हैं Br2Fe Br3 के साथ ये बना लेता है क्या? Br+। आपको याद है पिछले टर्न पे हमने जब पढ़ा था अल्कोहल वाला, तो वहाँ वो डोनर था, तो डोनर पे जब कराते थे हैलोजिनेशन तो हम लुईस एसिड नहीं लेते थे क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिवेटर था। यहाँ पे ये डीएक्टिवेटर है तो हमें लुईस एसिड लेना पड़ेगा। बेंजीन में भी लेना पड़ता था क्योंकि वो ना एक्टिवेटर है ना ही डीएक्टिवेटर। तो Br+ इसका क्या मिला? इलेक्ट्रोफाइल किस पे लगेगा? मेटा पे, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक। क्लियर है, इजी है। बाकी कुछ क्वेश्चन है आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो इसमें ना समझ में आए आपको। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एमीन पे। कह रहा है कि CH3COH और CH2FCO2H में कौन ज़्यादा एसिडिक है ना? देखिए विच एसिड ऑफ द ईच पेयर इज स्ट्रॉन्गर। तो देखिए इधर आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा।
नेक्स्ट आया है CH2FCOH और CH2ClCOH। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का जो ऑर्डर था वहाँ फ्लोरीन ज़्यादा था क्लोरीन से, तो ये हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? मैंने पहले भी कहा था कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है ना, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा भाई। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये फ्लोरीन पास में है और ये दूर है, तो पास होगा तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यहाँ CF3 लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसका यूज दिया हुआ है, मेथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइनिंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ विनेगर, एंड हेक्सेन डाइओइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66। ये इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 66 वाला। एस्टर ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। सोडियम बेंजोएट इज यूज, ये भी इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट वाला। ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में आता है। और हायर फैटी एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो ये चैप्टर हो गया आपका क्लियर। इस चैप्टर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या की हैं, नेम रिएक्शंस किए हैं, जैसे एल्डोल है, कैनिजारो है, HVG है, लास्ट में HVZ। और क्या किया है, एस्टरिफिकेशन किया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के आधार पे एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया हुआ है। और आई थिंक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और कार्बोनिल जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अगर आप बाकी चैप्टर से कंपेयर करो तो कंटेंट भी ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस बनने के ज़्यादा चांसेस यहाँ से भी उतने ही हैं, ज़्यादा ही हैं सबसे, अगर आप कंपेयर करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे एमीन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।